हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डायनामिक प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे और उसमें हमने F इज इक्वल टू एम ए का यूज करके कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। आज के इस लेक्चर में हम टू ब्लॉक पुली प्रॉब्लम देखेंगे। एक पुली के थ्रू दो ब्लॉक कनेक्टेड हैं, उससे ज्यादा भी ब्लॉक कनेक्टेड हो सकते हैं, तो उस वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। टू ब्लॉक पुली प्रॉब्लम देखो, एक सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। एक पुली है, यहां से ऐसे फिक्स है, हिंज कर रखे है, ये रोटेट कर सकती है इसके अबाउट, और इसके दोनों तरफ एक ऐसे रस्सी पास हो रही है और ब्लॉक लटकाए हुए हैं। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है। ये दे रखा है कि M1 जो है वो ग्रेटर देन M2 है, M1 बड़ा है और M2 छोटा है। ठीक है, इसको बेटा एटवुड मशीन भी बोलते हैं, एटवुड मशीन। ऐसे ही नाम है। ठीक है, अब देखो, एक भारी ब्लॉक है, एक हल्का ब्लॉक है। तो सिंपल सी बात है, ये दो ब्लॉक को ऐसे हैंग कर दोगे तो जिधर भारी ब्लॉक होगा उस डायरेक्शन वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और उसके अपोजिट वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और ये भी पक्का है कि दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं, तो ये ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ये ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, क्योंकि ये वाली प्लॉट, ये जो ऊपर वाला जो रूफ है वो स्टेशनरी है। तो ए से नीचे आएगा और ये ए से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो, यदि हम बात करें कि ये एक्सेलरेशन क्या होगा, रस्सी में टेंशन जो है वो क्या रहा होगा, इन सब के बारे में बातें करनी है। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और सोल्व करते हैं। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये M1 है, नीचे लगेगा इस पे mg, तो M1g, और ऊपर लगेगा इस पे रस्सी की टेंशन T, और ये एक्सेलरेशन किधर है इसका, नीचे की तरफ A। तो बताओ इसके ऊपर इक्वेशन क्या लिखेंगे। देखो, एक्सेलरेशन यदि नीचे की तरफ है तो ये नीचे की डायरेक्शन के फोर्स बड़े लेंगे और ऊपर की छोटे लेंगे, या फिर कहीं ये खींचने वाला हो गया और ये रोकने वाले हो गए। तो M1g माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन 1। अब बनाएंगे M2 का डायग्राम। M2 पे भी नीचे इसका वेट होगा M2g और ऊपर होगा T, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा A। सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि M1 M2 का ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। यदि एक्सेलरेशन ही बोल दे तो देखो वो स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि उसका वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, डायरेक्शन अलग होंगे। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो देखो, इस पे बड़ा फोर्स हो जाएगा इस बार T, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो T माइनस M2g इज इक्वल टू M2 इंटू ए, इक्वेशन 2। देखो, दो ही वेरिएबल हैं A और T, और दो इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हैं। सपोज हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो टेंशन गायब हो गई है। तो ये आ जाएगा M1g माइनस M2g इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो ए हो जाएगा M1g माइनस M2g अपॉन M1 प्लस M2, M1g माइनस M2g अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो टेंशन सोल्व करके निकालोगे तो टेंशन आ जाएगी बेटा 2M1 M2g अपॉन M1 प्लस M2, ये टेंशन आएगी। तो ये सिंपल है, ये याद भी रख सकते हो। एक्सेलरेशन आ गया M1 माइनस M2 इंटू जी, या फिर कहूं M1g माइनस M2g अपॉन M1 प्लस M2, और टेंशन आ गई 2M1 M2g अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करके। अब देखो, इसको याद रखने का क्या तरीका रखेंगे।
ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन है m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब देखना ये पुली क्या कर रही है, ये पुली एक्चुअल में क्या कर रही है, ये mg नीचे लग रहा था तो इधर की इस टेंशन को रोटेट करके ऐसे और यहां से लेके आ गई, मतलब ये इस ब्लॉक को टेंशन ऊपर खींच रही थी। तो देखो यहां पे टेंशन रस्सी में थी, बस इस रस्सी को रोटेट करके यहां लेके आ गए तो इसको भी ऊपर की तरफ खींच रही है, सिर्फ डायरेक्शन रोटेट कर रही है, इस रस्सी को घुमाने का काम कर रही है पुली। वैसे पुली जो है आइडियल पुली है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, कोई और फोर्स नहीं लगा रही है, सिर्फ बस उसको रोटेट कर रही है। इसी सिचुएशन को सोल्व करने का एक तरीका और है, वो क्या, यदि मैं एक प्रॉब्लम लू बेटा कि m1 और m2 स्पेस में है, ऐसे स्पेस में कहीं गए, ये m1 है और ये m2 है, इस बार पुली नहीं है, सिर्फ एक रस्सी से कनेक्टेड है, ऐसे रस्सी के अलोंग m1 को नीचे की तरफ m1g से खींचा जा रहा है, तो रस्सी के अलोंग इधर की तरफ इसको m1g से खींच रहे हैं, m2 को m2g से नीचे की तरफ, तो रस्सी के इधर, रस्सी के अलोंग मतलब ऐसे m2g आएगा। ऐसे एक सोच के देख रहे हैं कि यदि एक रस्सी से दो ब्लॉक कनेक्टेड है, इसको रस्सी के लोग नीचे की तरफ m1g से खींच रहे हैं, मतलब m1g से खींच दिया, इसको m2g से खींच दिया, रस्सी से बंधे हुए हैं, पुली को गायब कर दिया। तो देखो इस वाले केस में भी ये इधर a से चलता तो ये भी इधर a से चलता, और जो a आता, अभी देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, एक्सेलरेशन इधर है तो खींचने वाला हो जाएगा m1g माइनस रोकने वाला m2g अपॉन m1 प्लस m2, यही तो आया था, यही आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे भी समझ सकते हैं, तो हम इसका एक्सेलरेशन लिखने का एक फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, देखो क्या, बार बार इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेट पुलिंग फोर्स जो खींच रहा है माइनस नेट अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मूविंग मास। देखो अब ये बात आती है कि पुलिंग किसको लेंगे और अपोजिंग किसको लेंगे, सिंपल सी बात है, दो ब्लॉक लटके हुए हैं बेटा, रस्सी ये जो टेंशन है ये तो दोनों ब्लॉक के ऐसे इंटरनल बातें हो जाएंगी, ये तो सिर्फ यहां की बात को यहां पहुंचाने का काम कर रही है, जो बाहर से खींच रहा है वो इस पे mg है, इस पे mg है। तो देखो यदि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है क्योंकि ये भारी है, तो नीचे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में, मतलब इसको जो नीचे ले जाने का काम कर रहा है वो तो पुलिंग फोर्स हो गया, और ये वाला देखा जो वेट है इसको रोकने का काम कर रहा है, देखो ये नीचे जाना चाहता है तो ये ऊपर जाना चाहता है, इसको रोकने के लिए इसका m2g है, तो ये अपोजिंग फोर्स हो गया। तो नेट पुलिंग फोर्स माइनस नेट अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मूविंग मास, ऐसे सीधा एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन आ गया तो किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उससे क्या निकाल लो, टेंशन निकाल लो, ठीक है बेटा, ऐसे याद रख सकते हैं, इसको नोट करो, इसको फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे तीन ब्लॉक लटके हुए हैं, ठीक है, ऐसे रस्सी से बंधे हुए हैं, ये 5 kg का, 2 kg का, 3 kg का पुलिस से लटका हुआ है, इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये तो सिंपल सी बात है, सेम होगा, इसका नीचे तो इसका ऊपर आएगा, और रस्सी में टेंशन इसमें अलग होगी T1 और इसमें होगी T2, जो कि यहां से यहां तक पूरे में सेम होगी। तो पूछा है फाइंड A एंड T1 एंड T2, A T1 एंड T2 पूछा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन बेटा देखो सिर्फ इन तीनों को ध्यान से देखना,
चाहे तो देखो इंडिविजुअल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखो, T1 T2 और A 3 वेरिएबल हैं, एक इसकी इक्वेशन आएगी, एक इसकी और एक इसकी, 3 इक्वेशन आएंगी, 3 वेरिएबल सोल्व करके आंसर आ जाएगा, नो डाउट। ऐसा ही करना है। यदि 11th क्लास में ऐसे बोर्ड में पूछता है, 11th क्लास के जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें पूछता है, तो ऐसे ही करेंगे। हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, हर एक ब्लॉक से एक इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को सोल्व करो, T1 T2 A निकाल दो, काम खत्म। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जेईई मेंस वगैरह के, वहां ये सब नाटक थोड़ा ना करेंगे, वहां सीधा सोल्व करेंगे। तो वो क्या है, नेट पुलिंग फोर्स माइनस नेट अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मूविंग मास। तो नेट पुलिंग फोर्स देखो, सिंपल सी बात है, टोटल इधर 7 kg है, उधर 3 kg है, तो सिस्टम तो इधर की तरफ नीचे जाएगा। मान लिया ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो इनके जो वेट होंगे mg जो होगा इनका, वो तो पुलिंग फोर्स होगा। तो इसका 50 और ऊपर वाले का 20, ये तो पुलिंग फोर्स हो गया। माइनस अपोजिंग, इसका जो वेट है नीचे की तरफ, इसको रोकने की कोशिश करेगा, वो आएगा 30 डिवाइड बाय टोटल मूविंग मास, 5 + 2 + 3, ये आ गया 70 - 30 40, 40 डिवाइड बाई 10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया सीधा। अब टेंशन चाहिए तो T1 चाहिए तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। 5 kg पे नीचे लगेगा mg 50 न्यूटन, ऊपर लगेगा टेंशन T1, और ये जा रहा है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A से, जो कि मैंने 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल लिया। तो नीचे की तरफ जा रहे तो नेट फोर्स नीचे की तरफ बड़ा होगा, 50 - T1 = 5 kg मास इंटू एक्सेलरेशन 4। तो T1 = 50 - 20, 30 न्यूटन। तो T1 आ गया 30 न्यूटन। यदि T2 चाहिए तो या तो 2 kg का बना लो या 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। देखो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें T1 भी फोर्स लगेगा, T2 भी लगेगा और mg भी लगेगा। तो उसके लिए पहले T1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे तो हम T1 कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा मेथड देखने की कोशिश करें जिसमें बिना T1 की हेल्प के सीधा T2 निकाल सके, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में T1 ना पूछ हो। तो देखो इसके ऊपर T1 तो लगेगा ही नहीं, तो ये वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ज्यादा बेटर होगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। वैसे तो 3 kg का बना लेते हैं। नीचे लगेगा mg 30 न्यूटन, ऊपर लगेगा टेंशन कौन सी वाली, इस ब्लॉक पे तो ये वाली रस्सी की लग रही है T2, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ बड़ा फोर्स कौन सा होगा, T2 या 30? T2 होगा। तो T2 माइनस 30 = 3 × 4। तो T2 = 4 × 3 12, 30 40 42, T2 आ जाएगा 42। ठीक है बेटा, ऐसे सोल्व कर ले, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लो, लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। एक m मास का ब्लॉक है, इधर एक 2m मास का ब्लॉक लटका दिया। ये सिचुएशन फर्स्ट है। सेकंड सिचुएशन में पुली है, m मास का ब्लॉक है, इधर भी एक m मास का ब्लॉक लगा रखा है, और साथ ही साथ इसके नीचे एक फोर्स लगा दिया mg। ये m मास का ब्लॉक तो है ही है, साथ ही एक बाहर से और फोर्स लगा दिया mg के इक्वल। ये सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन कुछ ऐसे है, m मास का ब्लॉक है, इधर की तरफ रस्सी पे सिर्फ एक फोर्स लगा रखा है 2 mg का, ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं लगा रखा। ये थर्ड सिचुएशन पूछा है।
इन विच केस acceleration of m mass acceleration of mass m या ब्लॉक या मास m will be maximum। कौन से केस में मैक्सिमम होगा या फिर सारे में इक्वल होगा, जो भी है वो बताना है। और हर एक केस में मतलब एक्सेलरेशन बताना है अपने को। बात तो यही होगी, तीनों केस का एक्सेलरेशन निकालो और बताओ कौन सा मैक्सिमम है। तो सोल्व करो इसको, कर लिया होगा। अब देखो हम करते हैं। देखो ये भारी है, ज्यादा इधर ही है, तीनों केस में इधर ही चलने वाला है सिस्टम, ये तो पक्का है। इस केस में खींचने वाला फोर्स नीचे की तरफ, इसका वेट होगा 2 mg, रोकने वाला फोर्स mg, ठीक है। इसमें खींचने वाला फोर्स 1 mg तो ये है, और एक इसका mg लगेगा वेट, तो टोटल हो जाएगा 2 mg खींचने वाला, रोकने वाला mg। इसमें खींचने वाला फोर्स 2 mg दे दिया और रोकने वाला फोर्स mg, मतलब तीनों केस में जो खींचने वाला फोर्स और रोकने वाले फोर्स है वो सेम है, मतलब नेट फोर्स सेम है, तो एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा। एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मूविंग, देखो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास तो चल रहा है। यहां पे मास जो टोटल चल रहा है m+2m, यहां टोटल मास केवल m+m ही है, और यहां चलने वाला मास केवल और केवल m है। तो हर एक केस में जो मूविंग मास है वो अलग अलग है, समझ पा रहे हो? ये फोर्स लगा है 2 mg, यहां कोई मास नहीं है 2m, केवल चल तो ये m ही रहा है। यहां फोर्स लगाया है mg बाहर से, mg इसका वेट है, सिर्फ m ये मास है, m ये मास है, 2m मास चल रहा है, और यहां 3m मास चल रहा है। तो ध्यान से देखो, A1 यदि मैं निकालूंगा तो नेट पुलिंग फोर्स तो 2 mg माइनस अपोजिंग mg डिवाइड बाय मूविंग मास 3m, तो ये आ जाएगा g/3। A2 यदि इसका निकालूंगा तो नेट पुलिंग फोर्स तो फिर से 2 mg अपोजिंग mg, लेकिन मूविंग मास है 2m, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/2। A3 के केस में नेट पुलिंग फोर्स 2 mg अपोजिंग mg डिवाइड बाय मूविंग मास m, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा g। तो सिंपल सी बात है, A3 सबसे ज्यादा होगा, फिर A2 और A1 सबसे कम होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जल्दीबाजी में ये गड़बड़ मत कर लेना कि नेट फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होगा, नहीं, मास भी तो देखना पड़ेगा, तो टोटल मास कितना मूव कर रहा है। रस्सियों में टेंशन भी निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। टेंशन होती है m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, तो ये m1 2m है, ये m है। ऐसे इसमें टेंशन निकालने के लिए देखो एक्सेलरेशन निकाल लिया है, एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, टेंशन निकाल देंगे। ऐसे इसकी टेंशन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखो जो फोर्स लगा है वो ही टेंशन बन जाती है रस्सी में, तो 2 mg टेंशन हो जाएगी। तो हर एक केस में टेंशन भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखो, इसको नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सब कुछ। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, दोनों निकालना है। एक्सेलरेशन भी निकालना है, दोनों ब्लॉक्स का सेम होगा मैग्नीट्यूड में, और टेंशन निकालनी है। तो इस बार फिर से देखो, ये नीचे की तरफ चल रहा है, एक्सेलरेशन ए मान लिया, तो ये इधर की तरफ चलेगा ए। सिंपल सी बात है, सिस्टम ये तुम जाएगा तो नीचे ही ना। तो अब देखो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो A इज इक्वल टू, एक तरीका तो वही है बेटा, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन लिखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका वही हमारा, एक्सेलरेशन निकालते हैं, नेट पुलिंग फोर्स माइनस नेट अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मूविंग मास। तो नेट पुलिंग फोर्स, सिंपल सी बात है, ये ब्लॉक नीचे खींचने वाला है, तो इसका जो वेट होगा वो पुलिंग फोर्स हो जाएगा m1g माइनस अपोजिंग फोर्स कितना आएगा m2g, नहीं,
जीरो आएगा, अपोजिंग फोर्स आएगा जीरो। बात समझ पा रहे हो बेटा? देखो M2G, M2G तो नीचे लगेगा ना बेटा, सोचो यहां पे mg तो इधर लगेगा ऐसे M2G और नॉर्मल ऊपर। बेटा खींचने वाला और रोकने वाला फोर्स की जो बात होती है वो अलोंग द स्ट्रिंग होती है, अलोंग द स्ट्रिंग। अरे इस ब्लॉक को यदि इस वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ तलने के लिए रोकना है तो रस्सी को खींचना पड़ेगा ना ऐसे, या फिर ब्लॉक को दबाना है? नहीं, इस साइड में तो नॉर्मल बढ़ेगा बस, बाकी इस साइड में फोर्स लगाना पड़ता है इसको पीछे की तरफ, और वो तो लग नहीं रहा, mg तो नीचे की तरफ है तो वो रोक नहीं रहा। इसीलिए तो देखो यहां पे हमने ये नहीं बताया कि M1 बड़ा या M2, चाहे कोई भी बड़ा हो चलेगा तो ऐसे ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रोक ही नहीं रहा, उसका वेट, उसका जो वेट है वो रोकने का काम नहीं कर रहा। यदि मैं इधर एक यहां पे एक बिल्कुल हल्का सा ऑब्जेक्ट लगा दूं और यहां पे, चलो ऐसे समझो कि यहां पे तुम्हें लटका रखा है और यहां पे मैंने हाथी को बांध रखा है, हाथी को बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो भी तुम इस हाथी को खींच के ले आओगे, तो कितना वेट हो यहां पे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे स्मूथ है तो ग्राउंड से कोई फोर्स मिलने वाला इसको ऐसे नहीं है, तो ये खींच लेंगे। बात समझ पा रहे हो बेटा? तो ये M2 का जो वेट है वो इसको रोकने का काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहां पे जीरो लिया है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अपोजिंग हो गया जीरो, डिवाइड बाय टोटल मूविंग मास। मूविंग तो ये भी है और ये भी है, तो दोनों है तो दोनों को लेना पड़ेगा, मूव तो दोनों कर रहे हैं ना बेटा, एक्सेलरेशन तो दोनों के पास आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया M1G अपॉन M1 प्लस M2। उससे सोल्व करते इक्वेशन से भी तो भी सेम ही आंसर आता। अब बात करते हैं टेंशन की। किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते, तो M2 का बना लेते हैं। M2 का मैंने इसलिए बनाया है सिर्फ और सिर्फ इस पे एक ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन, और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, और इसका जो एक्सेलरेशन है ए मैं निकाल चुका हूं, तो मैं कहूंगा T विल बी इक्वल टू M2 इंटू ए हो जाएगा M1G अपॉन M1 प्लस M2। तो वहां आता था 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, यहां आ रहा है M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये टेंशन हो गई है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, चाहे तो यहां पे 2-3 ब्लॉक लगा दो, फर्क पड़ रहा है क्या उससे? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो सारे के सारे वेट में यहां ऐड हो जाएंगे और उनका कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसा है, चलो इसी क्वेश्चन में इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। पहले पूछा है फाइंड हिंज फोर्स ऑन पुली, हिंज फोर्स ऑन पुली। देखो बेटा ये पुली है, इसको यहां से ऐसे फिक्स कर रखा है, यहां से फिक्स कर रखा होगा, तो इसको बोलते हैं हिंज करना। हिंज करना मतलब किसी चीज को एक जगह फिक्स कर देना। तो जहां से फिक्स कर रखा है वहां पुली के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। तो यहां फिक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यदि इसको फिक्स नहीं करते तो पुली इधर उधर भाग जाती, क्योंकि पुली पर टेंशन लग रही है रस्सियों की, तो हिंज फोर्स ने उसको रोका होगा। ठीक है, इसका मतलब जरूरत तो है हिंज फोर्स की। अब कितनी होगी आप देखो कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास पुली है और यहां से हमने हिंज कर रखा है। अब देखो इस पे एक फोर्स तो रस्सी की टेंशन इधर है, एक फोर्स रस्सी की टेंशन इधर है, रस्सी हमेशा खींचती है, तो इधर से पुली को नीचे खींचेगी, इधर से इधर की तरफ खींचेगी। और ये जो पुली है एफ नेट ऑन पुली, ये तो जीरो ही होगा ना। ऐसा क्यों? अरे पुली कहीं भाग तो ना रही है, बताओ इधर उधर भाग रही है क्या? पुली तो फिक्स कर दिया। जो चीज फिक्स है उसका मतलब वो मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम में है भाई वो, तो नेट फोर्स जीरो करना है। अब नेट फोर्स किस किस का? देखो टी और टी तो ये तो रस्सी के लग गए, और एक हिंज फोर्स लगा होगा। तो ध्यान से देखना मैं क्या कहूंगा, इस टी और टी का जो नेट है वो इधर की तरफ आया होगा, इधर की तरफ √2t ये आया होगा। तो नेट फोर्स जीरो बनाने के लिए इस पुली के ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा, हिंज फोर्स। अपोजिट ही क्यों? क्योंकि नेट जीरो करना है। देखो इन दोनों का नेट तो √2t आ गया, ठीक है। इस फोर्स को खत्म करना है पूरा पूरा,
तो हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो खत्म कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा एफ हिंज जो है वो √2t के इक्वल होगा, और t मैं निकाल चुका हूं, तो एफ हिंज जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ m1 m2 g अपॉन m1 प्लस ये हिंज फोर्स आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत इसमें? ये टी और टी का नेट इधर आ गया, ये टी इधर टेंशन लग रही थी और ये टी इधर टेंशन लग रही थी, इन दोनों का नेट √2t है, तो इसके अपोजिट। ठीक है, नोट कर लो इसको, स्क्रीन को पोज करो बेटा, कंप्लीट नोट कर लो इसको, देख लिया होगा। अब देखो थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन में, इस बार एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, ये फिक्स है, यहां से मूव नहीं कर सकता, यहां एक पुली लगा रखी है। दोनों सेम मास के ब्लॉक है, एंगल थीटा है। ठीक है, ये स्मूथ है। पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, वापस से वो चीजें पूछिए। तो सिंपल सी बात है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा mg इसको खींचने का काम कर रहा है, और इधर की तरफ जो ये खींच रहा है ये फोर्स, mg का सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा। ठीक है, इधर तो पूरा mg और इधर mg sin थीटा। तो तुम्हें बताओ सिस्टम किधर की तरफ जाएगा? इस साइड में नीचे जाएगा, इस साइड में ऊपर जाएगा, सेम मास था इसलिए मैंने कहा ए एक्सेलरेशन से जाएगा। यदि अलग अलग होता तो सर कैसे पता करते? सिंपल सी बात है बेटा, इसका मास जो भी होता तो mg नीचे लगता, ये कुछ अलग मास होता, लेकिन इसका mg sin थीटा इधर आता। mg और इसके mg sin थीटा में से जो बड़ा है उसका जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो कंपोनेंट है वो बड़ा है, तो वो खींच ले जाएगा। इधर वाला वेट बड़ा है तो ये खींच ले जाएगा। सिंपल सी बात है। यदि अलग अलग मास है तो चेक कर लेते, और सेम मास है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बड़ा रहेगा ही इस कंपोनेंट से। तो देखो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा बताओ? एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स। अब एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो पुलिंग फोर्स हो जाएगा mg, नेट अपोजिंग फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा डिवाइड बाय टोटल मूविंग मास 2 है। ये आंसर आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन निकालनी है, एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चलो इसी का बना लो, इस m का। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ही। इक्वेशन क्या लिखूंगा? बड़ा फोर्स mg रहा होगा, माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, तो t विल बी इक्वल टू mg माइनस m इंटू ए। यहां से एक m कैंसिल हो जाएगा, g कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू जी। जो भी है ये इसको रख दिया एक्सेलरेशन को, आंसर आ जाएगा। ऐसे देखो, ये तो एक तरफ से इंक्लाइन था, दोनों तरफ से इंक्लाइन ले लेते हैं लोग। ये लो, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, यहां एक पुली लगा रखी है, इधर एक ब्लॉक है m मास का, इधर भी एक ब्लॉक है m मास का, दोनों तरफ m मास के ब्लॉक है। ठीक है, ये फिक्स है, मूव नहीं कर सकती।
तो देखो इस पे इधर फोर्स लगेगा mg साइन बीटा, और इस पे इधर फोर्स लगेगा mg साइन अल्फा। ये दे रखा है कि अल्फा जो है कम है, बीटा ज्यादा है, दे रखा है, देना पड़ेगा ना उस एंगल तो बेटा। तो देखो जिधर का एंगल ज्यादा होगा मतलब ये ज्यादा इंक्लाइंड है ऐसे, तो ये mg का जो कंपोनेंट है इधर की तरफ ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा बेटा। जहां जो एंगल बड़ा होगा उसका कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा बड़ा, मास सेम लिया है। अलग अलग मास होता तो चेक करना पड़ता वैल्यू पुट करके। तो ये इधर आएगा ए से, तो ये इधर आएगा ए से, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा mg साइन बीटा, और अपोजिंग हो जाएगा mg साइन अल्फा डिवाइड बाय टोटल मूविंग मास 2m। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू जी डिवाइड बाई 2। टेंशन निकालनी है, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इसका बना दो। मान लो बीटा एंगल ये ब्लॉक है, तो इधर लगेगा mg साइन बीटा, ऊपर लगेगा टेंशन T, और एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ A। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, mg साइन बीटा माइनस T इज इक्वल टू m इंटू A। तो यहां से T निकाल लो, कोई दिक्कत। चाहे एक तरफ से इंक्लाइन हो, चाहे दोनों तरफ से इंक्लाइन हो, चाहे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लटका रखा हो, या दोनों वर्टिकल लटका रखे हो, ज्यादा ब्लॉक लगा रखे हो, सारी प्रॉब्लम सेम ऐसे ही कर सकते हैं। टेंशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल लो क्योंकि वो बड़ा आसान है, और एक्सेलरेशन का यूज करके हम स्ट्रिंग की अलग अलग स्ट्रिंग की टेंशन भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, ये एक पुली है, इधर की तरफ एक ब्लॉक रखा है, सपोज ये है 50 kg का, या एक काम करो कम ले लो यार, 10 kg ले लो। ठीक है, इधर की तरफ ये रस्सी लटकी हुई है, इस रस्सी पर एक बंदर लटका हुआ है, बंदर का बच्चा समझ लो, ये मंकी है। ठीक है, मंकी का वेट मास है 5 kg, ये 10 kg का है, ये मंकी यहां पे लटका हुआ है रस्सी से 5 kg। अब एक बात बताओ, यदि ऐसे मंकी लटका रहेगा तो क्या ब्लॉक ऊपर उठेगा? सिंपल सी बात है, नहीं उठेगा। क्यों उठेगा? बिल्कुल नहीं उठ सकता, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, 10 kg का ब्लॉक को उठाने के लिए 100 न्यूटन से ज्यादा टेंशन चाहिए। 100 न्यूटन तो 10 इसको बैलेंस ही करेगी, लेकिन जो 5 kg का ब्लॉक या मंकी जो है लटका हुआ है, तो ये केवल 50 न्यूटन फोर्स लगा सकता है लटके हुए, तो ये नहीं उठ सकता। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये मंकी क्या करता है, इस ब्लॉक को उठाने के लिए ये इधर की तरफ ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन लिखो फर्स्ट पार्ट, ये डायग्राम बना लेना। फर्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी so that block of 10 kg mass, block of 10 kg mass start lifting, उठना स्टार्ट हो जाए यहां, तो कितना एक्सेलरेशन चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमने कहा मान लो ए एक्सेलरेशन चाहिए, लेट एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड इज ए चाहिए। तो अब देखो ध्यान से,
ए एक्सेलरेशन होगा तो मंकी का डायग्राम बनाओ, ये बना दिया। ये रस्सी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, रस्सी में टेंशन जो है वो, बेटा जो मंकी इस पे फोर्स लगा टेंशन लगा देगी रस्सी के ऊपर, और नीचे की तरफ इसका mg हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 50 न्यूटन। mg 5 kg का है, 50 न्यूटन हो जाएगा। और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, मैं कहूंगा t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू a। इक्वेशन 1 देखो, एक्सेलरेशन ऊपर है तो बड़ा फोर्स ये होना चाहिए, तो t माइनस 50 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मैं टेंशन की बात करता हूं, टेंशन तो यहां भी रस्सी में टी आएगी, तो देखो मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक इज T इज इक्वल टू mg, जो कि हो जाएगा 100 न्यूटन। मतलब मिनिमम 100 न्यूटन टेंशन चाहिए, तो इस टेंशन को कितना कर दो 100, क्योंकि हम जस्ट लिफ्ट वाला केस बात कर रहा है, वो मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है, तो मिनिमम टेंशन रखो, एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा मिनिमम, तो टेंशन को 100 पुट कर दो, तो 100 माइनस फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं कहूंगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो ए विल देखो ये आ जाएगा 50/5 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट, ये तो पहला पार्ट हो गया, कोई दिक्कत बेटा इसमें? आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट लिखो, इसको नोट कर लो पहले। सेकेंड पार्ट में लिखेंगे हाँ देखो, इस बार क्या करता है ये मंकी जो है, सपोज किसी दूसरे एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो लिखो इफ monkey start accelerating, if monkey start accelerating in upward direction, monkey start accelerating in upward direction with an acceleration 20 meter per second square, with an acceleration 20 meter per second square, then find what will be the acceleration of the block, what will be the acceleration of the block। देखो मंकी 10 से चल रहा था, 10 उठा पा रहा था, लेकिन यदि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलेगा तो ब्लॉक भी मूव करने लग जाएगा। तो पूछा है कि बताओ कितने से 20 से एक्सेलरेट होता, ब्लॉक कितने से एक्सेलरेट होगा। सिंपल सी बात है, पहले मंकी को 20 से एक्सेलरेट करवा दो, ये लो मंकी, ठीक है। इस पे ऊपर लग रही है टेंशन, नीचे लग रहा है इसका mg 50, और एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ वो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, t माइनस 50 इज इक्वल टू मास कितना हो गया बेटा 5 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 20, तो टेंशन 20 इंटू 500 प्लस 50 150 न्यूटन। तो ब्लॉक जो है ये ब्लॉक है 10 kg का, इसके ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg 100 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया ए बी। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, t माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए बी, टी रख दो 150, 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए बी, तो ए बी कितना आ गया 50 डिवाइड बाई 10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक चल रहा होगा। कोई दिक्कत? लिखो
फिर एक नेक्स्ट पार्ट और करेंगे इसका। लिख लिया होगा बेटा? थर्ड पार्ट में लिखो, if monkey start climbing upward with an acceleration 20 meter per second square, with an acceleration 20 meter per second square with respect to 20 meter per second square relative to the rope, rope या string जो भी लिखना चाहो, then find what will be the acceleration of the block, देखो अब क्या पूछा है इसने क्वेश्चन। लगभग तुम्हें लग रहा हो सर ये तो सेम पहले वाला ही है, लेकिन नहीं, उसमें मंकी का एक्सेलरेशन दे रखा था, मतलब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं बोला, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस बार इसने बोला कि इस स्ट्रिंग के रिलेटिव में वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है। सोचो स्ट्रिंग के रिलेटिव से क्या फर्क पड़ रहा है, जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और ये ब्लॉक ऊपर उठना स्टार्ट होता है। सोचो ये ब्लॉक यदि ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगा तो ये रस्सी इधर से कम होने लग जाएगी, तो इधर की तरफ रस्सी नीचे जाने लग जाएगी। सिंपल सी बात है, यदि ब्लॉक ऊपर उठेगा तो इधर से रस्सी नीचे जाएगी, तो रस्सी जा रही है नीचे कुछ एक्सेलरेशन से, जितने से ब्लॉक ऊपर जाएगा रस्सी उतने से नीचे जाएगी। और ये मंकी भी ऊपर जा रहा है, तो सोचो मंकी ऊपर जा रहा है, स्ट्रिंग नीचे जा रही है, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन वो दिया है 20, ना कि मंकी का। तो इस केस में देखो हम क्या करते हैं, लेट acceleration of block is a1 and acceleration of monkey is a2। a1 तो है अपवर्ड, a2 है डाउनवर्ड, मान लिया। ध्यान से देखना, इसको डायग्राम बनाता हूं दोबारा से, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 10 kg का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग और ये मंकी है। ये मंकी जो है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इतना, एक्सेलरेशन ऑफ ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दे रखे, दोनों जो एक्सेलरेशन है ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो मंकी है ऊपर चलेगा A2 से और ब्लॉक ऊपर चलेगा, सॉरी दोनों ही ऊपर है, मंकी नीचे तो ना, मंकी भी ऊपर जाएगा, ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, ये जा रहा है A1 से। अब सोचो यदि ये ब्लॉक A1 से ऊपर जाएगा तो ये जो रस्सी है, ये रस्सी जो है ये नीचे की तरफ आएगी, बेटा ये रस्सी के पॉइंट ऊपर की तरफ जाएंगे, जितने से ब्लॉक जाएगा उतने से ये पॉइंट जाएंगे, तो ये आएगा नीचे की तरफ A1 से। ये रस्सी जो है नीचे A1 से आ रही है, ये मंकी ऊपर A2 से जा रहा है, तो दोनों का रिलेटिव मोशन, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। बेटा जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको क्या करते थे रिलेटिव में, रेस्ट पे, स्ट्रिंग को रेस्ट पे कर दिया, तो स्ट्रिंग का जो ये जो पॉइंट बेटा खुद के पास जो एक्सेलरेशन है उसी की बात करेगा। यहां पे स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसको रेस्ट में करके ये एक्सेलरेशन इस मंकी को किधर मिल जाएगा, ऊपर की तरफ। तो देखो A1 तो रेस्ट पे, इसको रेस्ट पे किया तो ये मिल गया ऊपर की तरफ, तो ऊपर A2 था और A1 और मिल गया, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा A1 प्लस A2। फिर से समझो, स्ट्रिंग वाला जो पॉइंट है वो जिस पॉइंट पर उसने उसको पकड़ा हुआ है उसके रिलेटिव में बात करना है, वो पॉइंट खुद जा रहा है नीचे A1 से, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है, और मंकी ग्राउंड के रिलेटिव में A2 से जा रहा है, तो इसके रिलेटिव में बात करेंगे तो इस स्ट्रिंग को रेस्ट पे करना पड़ेगा, रेस्ट पे करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन मंकी को अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन को रेस्ट पे कर दिया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दे दिया, तो A1 प्लस A2 आ गया, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दे रखा था 20 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, इक्वेशन 1। बात समझ में आई?
ये दे रखा था 20। अब एक इक्वेशन किस पे लिखेंगे, इस पे, और एक इक्वेशन किस पे लिखेंगे, इस पे लिखो। यदि मैं 10 kg पे बात करूं, ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, और एक्सेलरेशन आएगा a1। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a1, इक्वेशन 2। एक मंकी का डायग्राम बनाओ, ये मंकी का डायग्राम है। इस पे लगेगा टेंशन T ऊपर, इसका mg 50 है, और एक्सेलरेशन इसका भी ऊपर है, कितना, a2। ग्राउंड के, ये इक्वेशन ग्राउंड के रिलेटिव में ही लगा ना बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव में लगा। तो देखो T माइनस mg इज इक्वल टू 5 इंटू a2, इक्वेशन 3। अब सोचो वेरिएबल कितने, a1 a2 t, 3 वेरिएबल, इक्वेशन 1 2 3 बन गया था। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सोल्व कर लो, a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा। पूछा क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा था, आंसर आ जाएगा a1। सोल्व करके a1 निकाल लो, a2 निकाल लो, और t निकाल लो, तीनों चीजें निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इसने अच्छा क्या कर दिया, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी जो है रिलेटिव टू रोप दे दिया। ये बात समझ पा रहे हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। स्क्रीन को पॉज करो बेटा और इसको नोट करो। वैसे आज के इस लेक्चर में इतना ही कर पाएंगे क्योंकि काफी बड़ा हो गया। ओके, थैंक यू बेटा।